वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के थर्ड सेमेस्टर के बारे में और उसी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएँ आ चुके हैं उनके लिए एक बेहतर नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी और निश्चित तौर पर आपको एक अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार करता है और उसी स्थायित्व को देने के लिए मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष। शिक्षा शास्त्र का लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी आपने सभी सब्जेक्ट का कर दिया लेकिन शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का अभी नहीं किया, तो मैंने कहा एजुकेशन का बस आपका हो जाएगा जल्दी। तो इससे पहले आप लोगों ने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री और इसके अलावा और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो भी बच रहे हैं मैं कह नहीं पा रहा हूँ, उन समस्त सब्जेक्ट की वीडियोस आपके चैनल पर आ चुकी है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊँ मेरे भाई कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर था वो आप लोग कंप्लीट ही कर चुके हैं। पेपर लगभग सभी विश्वविद्यालय का हो चुका है। कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनकी भी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके लिए मैं एक जो है जानकारी देना चाहूँगा कि आप जा करके प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। ओके, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है चाहे लिखित हो रहा। तो बात करेंगे हम आज के वीडियो के माध्यम से सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर बोले चाहे सेकंड ईयर बोले, बात एक ही है, परेशान नहीं होना है आपको। बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट ये आ रहा था कि सर जी थर्ड ईयर मतलब कि थर्ड सेमेस्टर और सेकंड ईयर क्या है ये समझ में नहीं रहे। मैं सेकंड ईयर मतलब कि सेकंड ईयर में गई हूँ या गया हूँ या थर्ड सेमेस्टर में गया हूँ या गई हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसको भी लगे हाथ आपको बता दूंगा। तो हम बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं और उसी का नवीनतम पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का न्यू सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो आप देखिएगा डिप्लोमा जो है एक प्रकार से ये बीए प्रोग्राम डिप्लोमा बीए का है और सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। बात की जाए कोर्स कोड की तो यहाँ पर दिया हुआ है, इससे कोई मतलब उतना ज़्यादा होता नहीं है। कोर्स टाइटल की बात की तो मतलब कि फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप इसका हिंदी में अगर मीनिंग निकाले तो फिलोसॉफिकल मतलब होता है दार्शनिक, ठीक। सोशोलॉजिकल मतलब होता है सामाजिक, पॉलिटिकल माने होता है राजनैतिक या राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। तो मतलब अगर आप पूरा का पूरा कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा का या शिक्षा के खास करके शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा मतलब समाजशास्त्रीय, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य किसके शिक्षा के। तो मुझे अगर हिंदी में लिखना होगा तो खास करके इसको क्या लिखेंगे कि शिक्षा के, चूंकि एजुकेशन आप लास्ट में लगा है ऑफ एजुकेशन, तो इसके लिए शिक्षा के क्या पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे। जैसे कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप खास करके देखेंगे शिक्षा के मतलब खास करके आप लिखेंगे शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ये आप हिंदी में इसकी मीनिंग होगी शुद्ध, ये आपके पेपर का नाम है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारे सिलेबस को डिस्कस किया जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस मुहैया हो पा रहा होगा। चलिए, तो इसी प्रकार से विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर कुछ कोर्स लर्निंग यानी कि कोर्स अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस पढ़ने के बाद में आपके अंदर क्या क्या जानकारी डेवलप होगी ये यहाँ पर कुछ बताया गया है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार देखेंगे डिफाइन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। अगर आप इस जो है सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप फिलोसॉफी और एजुकेशन के को परिभाषित कर सकेंगे अच्छे से। वही दूसरी कह रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलोसॉफी। आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे किसको, जो है दर्शन और फिलोसॉफी के अंतर को। तो दर्शन और फिलोसॉफी के बीच का जो अंतर होता है उसको आप विस्तार से समझा सकने योग्य बन सकेंगे अगर आपने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को पढ़ा। आगे देखते हैं, अगला आपका है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफर्स, मतलब कि फिलोसॉफीज़, यानी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, पश्चिमी या पाश्चात्य जिसको कहते हैं, और इंडियन यानी हिंदी, ठीक है। तो यानी जो भारतीय
और जो वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनके फीचर्स को हमको जानना है। भारतीय और पश्चिमी दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान कर सकने में हम लोग सक्षम हो सकेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट कर सकेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकेंगे या अन्य प्रकार से उनके फीचर्स को हम समझ सकेंगे। इसके अलावा अगला आपका पॉइंट है कि इल्यूस्ट्रेट द रेलेवेंस ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फॉर मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम एंड सोसाइटी। यानी इसका मतलब होगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो आई है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और समाज के लिए भारतीय और पाश्चात्य या जो पश्चिमी दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनकी कितनी प्रासंगिकता है, इन प्रासंगिकता का आप अनुभव करेंगे और विस्तार से जानने को मिलेगा कि आखिरकार अगर हम पाश्चात्य विचारधारा को, पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा को पढ़ेंगे तो आधुनिक शिक्षा में उसके क्या प्रयोग हो सकते हैं, उसके क्या उपयोग हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जो विचारधारा है, भारतीय जो दर्शन है या भारतीय जो दार्शनिक विचारधारा है, उस विचारधारा का किस प्रकार से प्रयोग हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बनाने में या आधुनिक तरीके से या मॉडर्न में आप देखते हैं, चाहे शिक्षा नीति बनाना हुआ या सिलेबस निर्धारण करना हुआ, तो उसमें किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ओके, इन चीज़ों को यहाँ पर हमको यहाँ पर समझ सकेंगे इनको, इसको पढ़ने के बाद में। इसके अलावा आप अगर देखिएगा, इसके अलावा कंपेयर द जो इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट, यानी हम इसको पढ़ने के बाद में सिलेबस को भारतीय और पश्चिमी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं की आपस में क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे, यानी तुलना कर सकेंगे। ओके, इसके अलावा डिफाइन प्लूरिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, खास करके भारतीय समाज की बात की जा रही है यहाँ पर। भारतीय समाज में एक जो है प्लूरिज्म जिसको कहते हैं बहुलवाद की विचारधारा, ठीक है, बहुलवाद, हर क्षेत्र में बहुलवाद देखते हैं आप, हर क्षेत्रों में आप विविधता देखते हैं भारत में, तो उन तमाम विविधताओं को, उन तमाम बहुलवादी विचारधाराओं के बारे में हमको पढ़ना है जो कि सामाजिकता से संबंध रखती हैं। इसके बाद में हमको आगे पढ़ना है, देखेंगे मतलब कि हम पढ़ सकेंगे, मतलब समझ सकेंगे। अगला है रिलेट एजुकेशन विथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि जब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे उसके बाद में शिक्षा को राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से हम जोड़ सकेंगे। शिक्षा से किस प्रकार से आर्थिक तंत्र को मजबूत किया जाए, शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से राजनीतिक पहलुओं पर खरा उतरा जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे उसके बाद में आप मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो कि भी आपको संविधान में, जब कोई व्यक्ति यानी आपके पिताजी हैं आपको अगर कुछ अधिकार देते हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी निर्धारित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से देश आपको कुछ अधिकार देता है, लगभग 6 मौलिक अधिकार अगर देश ने दिया है, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार और तमाम प्रकार के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या इसी प्रकार से तमाम सारे अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो उन तमाम प्रकार के अधिकारों के बीच में आपको कर्तव्य भी दिया गया है कि आप उन कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो कर्तव्य पालन के लिए भी आपको जो है दिया गया है, अगर आपको कुछ अधिकार मिलेगा तो कर्तव्य के लिए भी आपको कहा जाएगा और उसी कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ पर आप जान सकेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों के बारे में, शिक्षा में इनका क्या योगदान है और शिक्षा से क्या संबंध है, इसको जानेंगे, मतलब जान सकेंगे। इसके अलावा वैल्यू रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के भौतिकवादी समाज में, आज के औद्योगिक और बाजारवाद के, जिस समय बाजारवाद बढ़ रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इस समय की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉस्पेक्टिव या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है इस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो है इंक्लूड करने का, वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, मैं पूरे जो है विश्व, ग्लोबल स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ग्लोबल स्तर की शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, चीन, जापान, कुछ भी हो, कोई भी देश हो, हर देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में आप बहुत सारी परिस्थितियों का सामना ऐसा करेंगे जिससे कोरोना से भी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, तो जरूरी है सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होती, शिक्षा के क्या मूल्य होंगे, ये आप समझ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के सिलेबस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सिलेबस का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ एक शिक्षित और पर्यावरणीय
पर्यावरण के प्रति आपका रुझान पैदा करते हुए और एक कहीं ना कहीं पे जो पुरानी विचारधाराएं हैं उनको नई विचारधाराओं में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, इसकी प्रति जोर देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, सिलेबस को बिल्कुल भी आपको एकदम से पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो समझा देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। आप इतने ही जो है जितना भी मैंने बताया, लगभग जितने भी क्लास आपकी लगभग 10 मिनट की क्लास हुई है, आपने इसके उद्देश्य को समझा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम से में प्रश्न पूछता है कि आखिरकार सिलेबस में इसको शामिल करने का के पीछे क्या उद्देश्य है। और चूंकि आपको आउटलाइन कोर्स आउटलाइन ऊपर ही दी होती है, लेकिन आप लोग उसको पढ़ते नहीं, चूंकि आपके पास समय नहीं होता है। ज़्यादा टैलेंटेड कभी कभी हो जाते हैं हम लोग ना, कभी कभी होता है ऐसा, आपके साथ ही नहीं सभी के साथ होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे महानतम भाव होते हैं, मतलब कि जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं वो सिलेबस ही नहीं पढ़ते। जबकि दुनिया का कोई भी ऐसा छात्र मुझे आकर के मिले कि बिना सिलेबस के ऊपर, मतलब सिलेबस सबसे कंपलसरी, लगभग कम से कम सिलेबस 2 से 3 बार आपको पढ़ना और देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका सार होता है पूरे के पूरे पेपर का। ठीक, तो सिलेबस जरूर पढ़ना 2 से 3 बार। सभी को सिलेबस रटा होना चाहिए। बीए को आगे लाना है यार। बीए के बारे में जब मैं किसी से बताता हूँ कि कोई पूछता है सर आपका चैनल का क्या नाम है, बताता हूँ शुक्ला स्टडी पॉइंट। जब देखते हैं कि सर बीए क्या पढ़ा रहे हो, सर बीए में क्या रखा है, मुझे बहुत ग्लानि होती है अंदर से। और इसीलिए मैं बीए को एकदम से उस स्थिति पर लाना चाहता हूँ कि जिस पर बीए करने वाले हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनको एक प्रकार से क्या हो सके, वो बीए अच्छे तरीके से कर सकें और बीए करके वो समाज में गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े हो और डट करके सामना करें अदर जो कोर्सेस लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं लगातार इसके प्रयास में हूँ और लगातार रहूँगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। क्रेडिट्स आपका 4 है, आपका प्रैक्टिकल इसमें भी होगा। कोर कंपलसरी की बात की, मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो आप वहाँ पर मतलब 33 या 40% आपका लगभग होना चाहिए। 40 नंबर 100 में से दोनों को मिला करके इस प्रकार से है। लेकिन फिर भी आप लगभग और लगभग अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो एक बात मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, लगभग और लगभग आपका 70% से नीचे नहीं आना चाहिए रिजल्ट। ये बात आप ध्यान करके पढ़िएगा बिल्कुल भी, और धुआं कर देना है आपकी बार। ओके, चले बात करते हैं यूनिट की। यूनिट 1 की हम क्या क्या पढ़ना है यूनिट 1 में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक, यूनिट 1 में हमको पढ़ना है एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का मतलब क्या? एजुकेशन माने शिक्षा, फिलोसॉफी माने दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र समझते हैं ना, उसका अलग से सिलेबस होता है, उसको भी मैं बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो एजुकेशन एंड जो फिलोसॉफी, इसका संबंध क्या है और किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों ने कहा भी कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा के द्वारा ही, मतलब शिक्षा के पुंज को दर्शन कहते हैं, और दर्शन जो तमाम सारे दर्शन के पुंज को हम जो है शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और बिना एजुकेशन के दर्शन की उत्पत्ति दैट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इकाई 1 में संकलित चैप्टर्स। जैसे कि देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे फिलोसॉफी का, यानी कि अर्थ समझेंगे। दर्शन शास्त्र का अर्थ, दर्शन शास्त्र की परिभाषा, दर्शन शास्त्र की विशेषताएं, दर्शन शास्त्र के बारे में जो और भी चीज़ें हैं उसको समझेंगे, यानी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे फिलोसॉफी का। एंड दर्शन, डिफरेंस बिटवीन फिलोसॉफी एंड दर्शन, इट्स रिलेशनशिप विथ एजुकेशन। यानी इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर अगर जो है पढ़ लेंगे, उसके बाद में दर्शन का अर्थ और अवधारणा समझेंगे। उसके बाद में दर्शन और दर्शन के बीच मतलब कि जो फिलोसॉफी और दर्शन खास करके 2 जो शब्द होती हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है खास करके। एक तो अंग्रेजी का फिलोसॉफी और हिंदी का दर्शन, दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की विचारधाराएं क्या सेम है, क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फिलोसॉफी एंड दर्शन, दोनों के बीच में अंतर। इसके अलावा इट्स रिलेशनशिप, यानी दर्शन और फिलोसॉफी में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसको भी समझेंगे। इसके बाद मतलब और एजुकेशन के साथ भी क्या संबंध है, और ख़ास करके जो पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी इज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो दर्शन और शिक्षा है ये एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। इस पहलू पर चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ से एक प्रश्न एकदम से 100% तय है, 10 नंबर का आता है। ठीक, तो इसको एकदम से हम पढ़ा देंगे ऐसे कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की, यानी इकाई 2, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंसेंट इंडियन फिलोसॉफर्स।
यानी कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, द्वितीय इकाई में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ माने होता है, ब्रीफ माने क्या होता है भाई बताओ सभी लोग, ब्रीफ माने होता है एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय आपको जानना है किसके बारे में, आपको भगवत गीता पूरी नहीं पढ़नी है, संक्षिप्त परिचय भगवत गीता के बारे में। वेदांत आपको पूरा नहीं पढ़ना है, वेदांत का सार तत्व पढ़ना है, वेदांत का संक्षिप्त विवरण यानी वेदांत के बारे में आपको जानना है। अब क्या जानना है मैं बताऊंगा उसको, उसके लिए मैं हूं ना, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंसेंट इंडियन फिलोसॉफीज़, जो फिलोसॉफीज़ हैं यानी कि जो प्राचीन भारत के लिए जो है प्राचीन भारतीय जो दर्शन रहा है उसका एक संक्षिप्त परिचय हमको समझना है इकाई 2 में। पहला तो वेदांतों के बारे में हमको जानना है और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। गीता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको गा करके सुनाया था अर्जुन को कि यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारतः। ठीक, इसके अलावा आप देखें यदा मतलब कि यत्र योगेश्वरा किशणौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयर्विभूतिः धुर्वानीति मतिर्ममः, इस प्रकार से उन्होंने बताया। ठीक, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। इसके बाद में इकाई 2 यहीं पर आपकी समाप्त होगी। इकाई 3 में हम प्रवेश करेंगे अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसॉफीज़। क्योंकि जब हम इंडियन फिलोसॉफीज़ यानी श्रीमद् भगवत गीता और वेदांत, यही दर्शन मुख्य रूप से इंडियन में सबसे बेस्ट हैं और अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे भगवत गीता की मैं बात करूँ खास करके, नयनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयतु मारुतः, ये आत्मा के विकास के लिए और ख़ास करके आप देखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे थे तस फल चाखा, उस सिद्धांत पर गीता पूरी की पूरी कर्मवाद पर आधारित है। तो समझेंगे सबसे पहले गीता में ही इन चीज़ों की पुष्टि हुई। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, ना उसको वायु मतलब कि उसको उड़ा सकती है, ना शस्त्र भेज सकते हैं, ना उसको जो है जल डुबो सकता है, गीला कर सकता है, इसी प्रकार से ना ताप उसको जला सकता है, कई चीज़ें, ना अग्नि उसको जला सकती है दहति पावका। तो इन तमाम पहलुओं पर जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं इन पर हम चर्चा करेंगे इकाई 2 में। इसी प्रकार से हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे वेस्टर्न जो है फिलोसॉफीज़, यानी जो पाश्चात्य या पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो विचारधाराएं हैं, खास करके दार्शनिक विचारधाराएं, उन दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में हमको पढ़ेंगे, यानी उनकी फिलोसॉफीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि आइडियोलिज्म, आइडियोलिज्म को हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं, तो आदर्शवाद के बारे में समझेंगे। उसके अलावा जो है नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म माने होता है प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद के बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से, मतलब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म माने होता है व्यवहारिकता यानी व्यवहारवाद जिसको आप कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यानी 3 विचारधाराएं ये जो वेस्टर्न जो है फिलोसॉफीज़ हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते तो इस प्रकार से आपका होगा। चौथी इकाई में प्रवेश करेंगे जैसे ही हम, तो हमको क्या पढ़ना है, सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर्स। ठीक, परमानेंट तो जो है प्रोमिनेंट एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जैसे कुछ ऐसे जो है कुछ प्रमुख रूप से खास करके बात की जाए जो शैक्षिक विचारधारा से रहे हैं, एजुकेशनल थिंकर्स रहे हैं, शैक्षिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहे हैं। जैसे कि उनमें अगर बात करें हम, किसका नाम, महात्मा गांधी। ठीक है, सबसे पहला नाम महात्मा गांधी जी का आता है, दूसरा नाम आता है जो है स्वामी विवेकानंद जी का। इन सभी के जो विचारधाराएं हैं एजुकेशन से संबंधित, उन विचारधाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो महात्मा गांधी के विचार क्या क्या रहे एजुकेशन से संबंधित, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा करेंगे एजुकेशन से संबंधित यानी शैक्षिक विचारों के बारे में। B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिए गए शैक्षिक विचारों पर चर्चा रहेगी हमारी। इसके अलावा रूसो, आप सभी लोग जानते होंगे रूसो को, तो रूसो के द्वारा दी गई जो मतलब ये जो है दूसरे विचारक भारतीय नहीं है, ठीक, तो रूसो के बारे में समझेंगे, उनकी जो शैक्षिक विचार है उनके बारे में। और डेवी, ये भी जो है विदेशी ही हैं, तो 2 विदेशी और बाकी जो है 3 जो है देसी यानी कि भारतीय जो रहे हैं उनके बारे में शैक्षिक विचारों के जो है पर्सपेक्टिव में हम समझेंगे और विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपका आएगा इकाई 5। इकाई 5 में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। और आपको पता होगा अगर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और एजुकेशन सब्जेक्ट है तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि जो है प्लूरलिज्म,
प्लूरलिज्म माने होता है बहुलवाद, और खास करके भारत में बहुलवाद की परंपरा रही है। इसके अलावा डाइवर्सिटी यानी विविधता, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे भाषा के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं पे आप देखें कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर जो है आप देखेंगे मरुस्थल है, कहीं पर घाटी है ऊंची ऊंची, तो कहीं मतलब कि कहीं कहीं पर मतलब कि ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो कहीं पर नीची नीची घाटियां हैं। इसी प्रकार से भारत चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, भारत में बड़े से बड़े अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग जो है सभी लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास, तो तमाम प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। चाहे किसी भी मामले के हिसाब से देखेंगे तो विविधता भारत में पाई जाती है। तो उस विविधता के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, और प्लूरलिज्म का जो सिद्धांत बहुलवाद की विचारधारा उसको पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी की। इसके अलावा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। स्ट्रैटिफिकेशन माने होता है, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रैटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तरीकरण, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन माने सामाजिक स्तरीकरण, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में या भारतीय समाज की या का जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके बारे में समझेंगे। और खास करके सामाजिक स्तर समाज में जो फिक्स होता है भारत में, वो जाति के हिसाब से यानी कास्ट के हिसाब से, क्लास के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से। यानी कि कास्ट माने जाति, क्लास माने वर्ग, जेंडर माने लिंग यानी कि जिसको स्त्री और पुरुष के हिसाब से, कास्ट माने जैसे कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, तो और क्लास माने जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो इसके हिसाब से समाज में स्तर फिक्स हो। जो धनी होता है उसको लोग आगे करके, उसके विचार चाहे वो पढ़ा लिखा है कौड़ी का ना हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो वही समाज में बोलेगा, उसकी बातों को लोग मानेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा विद्वान है, बहुत गरीब है, तो उसकी विचार कोई नहीं सुनेंगे। अगर मान लेते हैं कोई, कहा गया नहीं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। यानी आप देखें भारतीय समाज का जो एक वो है पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य रहा है सामाजिक स्तरीकरण का, कि ब्राह्मण जो है सकल गुणों से हीन होता है फिर भी वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र हर एक मतलब वेद में प्रवीण है लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। पूजा ब्राह्मण की इसलिए होती है चूंकि वो ब्राह्मण जाति का है, ठीक है, कर्म उसके नहीं है तो भी उसकी पूजा लोग करते हैं, ये होता है। लेकिन अब खास करके समाज आगे बढ़ रहा है और उसमें ये थोड़ा सा दबा है। और खास करके अगर मैं बताऊं आपको तो जो क्लास रहा है या फिर जो स्ट्रैटिफिकेशन यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो रही है, उसमें जाति के हिसाब से कोई ब्राह्मण जाति का जो है व्यक्ति है वो बोल रहा है या फिर उसकी इज्जत समाज में ज़्यादा होगी एक शूद्र व्यक्ति की अपेक्षा। आप देखेंगे एक ठाकुर साहब की इज्जत ज़्यादा होगी एक बनिया की अपेक्षा, ठीक, या एक शूद्र की अपेक्षा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक समाज का स्तर है कि ब्राह्मण सबसे उच्च है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। अब ब्राह्मणों में भी क्या हुआ गया, बहुत सारे जात, कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई दुबे है, कोई तिवारी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई दीक्षित है, कोई अवस्थी है, तमाम प्रकार की जातियाँ। ठाकुरों में कोई चौहान है, कोई जो है मतलब कि बघेल ठाकुर है, कोई बांदर गोती ठाकुर, कोई गौराहा है, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई यदुवंशी, मतलब अलग अलग प्रकार के। अब वैश्यों में कोई साहू है, कोई बनिया है, कोई जो है मतलब गुप्ता है, अलग अलग प्रकार से लोग लिखते हैं। तो ये भी इन सब में भी अपने आप में ऊंच नीच का एक संस्करण बना लिया है लोगों ने। इसी प्रकार से आप देखेंगे शूद्रों में भी, आप देखेंगे कुछ शूद्र अपने आप को उच्च समझते हैं निम्न शूद्रों की, मतलब कि आप देखेंगे जो दलित समाज है, दलित वर्ग के लोग हैं, खास करके ओबीसी कैटेगरी में आने वाले लोग, उनको उनके मतलब कि शूद्रों के यहाँ का जो पानी होता है, खास करके लोग ब्राह्मण लोग नहीं कि पीते होते थे पानी वगैरह उनके हाथों का, इसलिए नहीं पीते थे क्योंकि उनको मतलब कि वो जनेऊ उधारण करते थे, भोग लगाते थे भगवान का, इसलिए सोचते थे कि कहीं भगवान अपवित्र ना हो जाए, या इस प्रकार से कुछ विचारधारा रही होगी, तो उसको लोग मानते थे। अब लेकिन कुछ लोग हैं उसमें हुए जैसे कि जो है मान लेते हैं, मैं और भी लोगों की बात करूं, वो लोग भी शूद्रों के हाथ का पानी पीना छोड़ दिया, चूंकि ब्राह्मण नहीं पी रहा था, बस सभी लोगों ने उनके हाथों का पानी पीना छोड़ दिया, जहां पर वो जाए वहां पर पानी। तो ये व्यवस्था बन गई, एक प्रकार से ये अनुकरणात्मक सिद्धांत तक चलता चला गया, और एक प्रकार से एक जटिल व्यवस्था कुछ मतलब कि मध्य वर्ग में आकर के उभरी, और जो आज कल आकर के समाप्त हुई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत भारतीय समाज मतलब भारतीय संविधान करता है। तो ये तमाम प्रकार के एक व्यापक धरातल पर हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर, तो प्लीज़ आप जिस भी जाति से होंगे तो बिल्कुल मतलब कि एकदम से थोड़ा सा गुस्साइएगा मत कोई कि हाँ सर जी मेरी जाति की बुराई कर रहे हैं या इस प्रकार से बोल रहे हैं, चूँकि वो वास्तविकता जो चीज़ है उससे आप आज तो बच जाएंगे। मैं सोचता हूँ मैं दबा दूंगा, मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणों की जो बुराइयाँ उनको दबा दूँ, या मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुरों की जो बुराइयाँ उनको दबा दूँ, अच्छाइयों को केवल बताऊँ, या इसी प्रकार से शूद्रों की बुराइयों को मैं
सबके सभी जातियों में बुराइयां फैली हुई हैं। कहीं ना कहीं पे जो हम नीचे होते हैं उसका कारण भी मैं ही होता हूं कहीं ना कहीं पे। अगर आप जो है कुछ गलत होते हैं या आप समाज में पीछे रह जाते हैं तो इसमें आपकी भी कुछ गलती है। सारी गलती एक किसी एक की नहीं होती है। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती। इन दोनों पहलुओं पर आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जब चर्चा करेंगे किसी पक्ष का, तो आपको समानात्मक जो है परिणाम किसी मुद्दे का प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हम कुछ समझेंगे सामाजिक स्तरीकरण विस्तार से। हालांकि समाजशास्त्र में मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बताने का प्रयास रहेगा। आगे छठवीं इकाई आपकी आएगी सोशल एजुकेशन एंड सोसाइटी। सोशल एजुकेशन एंड सोसाइटी यानी कि जो है स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी। स्कूल एजुकेशन यानी कि जो खास करके अगर मैं बात करूं स्कूल शिक्षा और समाज के बारे में, स्कूल शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या समाज स्कूल शिक्षा को कितना महत्व दे रहा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा रहेगी। जैसे पहला पॉइंट स्कूल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, स्कूल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी बात की जाए सामाजिक संगठन के रूप में एक स्कूल किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, इसको समझेंगे। इसके अलावा सोशल चेंज एंड एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से सामाजिकता में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। जहां पर पहले आप देखते थे अपने पिता और अपने दादा के जो मूल्य थे उनके खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं जा पाता था, आजकल वही लोग अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उनसे संघर्ष कर रहे हैं। अंतर पीढ़ी संघर्ष इसीलिए सोशियोलॉजी में एक चैप्टर बना दिया गया ताकि आप उसको पढ़ें। अंतर पीढ़ी संघर्ष मतलब क्या होता है कि आपके पिताजी के विचार कुछ और हैं और आपके विचार कुछ और हैं। हो सकता है आपके पिताजी धोती कुर्ता अंगोछा रखते हो और आप पैंट शर्ट टाई पहन करके चश्मा लगा करके रिबन का घूमते हो, तो ये अंतर आप देखेंगे। तो इसी अंतर को क्या कहते हैं, इसी अंतर को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। क्योंकि आपके और आपके पिताजी वाली पीढ़ी या आपके दादाजी वाली पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष होता है, विचार टकराते हैं, उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ठीक, तो सोशल चेंज किस प्रकार से हुआ, और सोशल चेंज में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे हिसाब से नहीं, ये तमाम सारे जो है समाजशास्त्री भी कहते हैं और शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं, यानी कि शिक्षाविद भी कहते हैं। तो हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन यानी सामाजिक जो गतिशीलता है, समाज जो इस एक प्रकार से आप देखते हैं किस प्रकार से समाज में परिवर्तन की गति किस प्रकार से बढ़ रही है। हर एक मामले में समाज अलग हो रहा है। क्या आप सोच रहे हैं आप पैंट शर्ट टाई पहन करके घूम रहे हैं तो आप आधुनिक हो गए, आप मॉडर्न हो गए। आप कटी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं तो आप मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं कि आप इस प्रकार के कपड़े पहने या इस प्रकार के बाल कटवा लिया हनी सिंह जैसे, तो ये कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। ये मॉडर्नाइजेशन विचारों का मॉडर्नाइजेशन होता है। सामाजिक विचारों में जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, जब आप उनको ख़त्म करते हैं, सामाजिक अच्छाइयों को आगे लाते हैं, वो होता है सोशल मॉडर्नाइजेशन, वो होता है सामाजिक गतिशीलता, वो होता है सामाजिक जो है मोबिलिटी, वो होता है सामाजिक मोरलिटी। ओके, तो उसको आपको यहाँ पर करना है, ना कि कटी फटी जीन्स पहन करके और यूट्यूब और जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने से मॉडर्नाइजेशन आएगा। आप पाश्चात्यकरण कर रहे हैं, लगातार जो है तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आजकल आप देखेंगे कि एक ट्रेंड चला है लड़का लड़की एक समान, उसमें बड़ी ज़्यादा लोग आलोचना भी करें। कई प्रकार के मुद्दे हम चर्चा करेंगे, किसी दिन टाइम मिलेगा, हालांकि आज उतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं चर्चा करूँगा इन सभी मुद्दों पर। तो आगे बढ़ते, मोबिलिटी माने गतिशीलता। तो शिक्षा के द्वारा समाज में गतिशीलता को कितनी दिशा मिली है और कैसी दिशा मिली है। क्या वो दिशा जो मिली वो सकारात्मक थी या नकारात्मक थी, और अगर सकारात्मक थी तो आज उसके क्या क्या परिवर्तन हमारे समाज में दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे अगली इकाई आपकी है सातवीं इकाई में पॉलिटिकल जो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी खास करके शिक्षा के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में। यानी शिक्षा के द्वारा राजनीति किस प्रकार से बदलती है या राजनीति में किस प्रकार से चेंजमेंट होता है, राजनीति किस प्रकार से अपने चरम तक पहुंचती है शिक्षा के द्वारा। आप सोच रहे हैं कि मोदी जी या फिर योगी जी या फिर जो है राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी या कोई भी जो है नेता जो होते हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो, कोई भी नेता हो, ये सब लोग खुद क्या जो भाषण बोलते हैं वो खुद लिखते हैं या फिर खुद ही से बोलते नहीं। पहले से एक दिन पहले से इनके जो बड़े बड़े जैसे हर एक क्षेत्र के महारथी होते हैं, इनके सलाहकार होते हैं, अजीत डोभाल जैसे, ठीक।
तो बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, विद्वतगण होते हैं, वो बैठे रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, इनके सलाहकार के रूप में। वो बताते हैं कि क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे बोलना है, पहले कौन से शब्द को बोलना है और जनता को किस प्रकार से जो है अपनी ओर अट्रैक्टिव करना है, किस प्रकार से भाषण में क्रमबद्धता और तारतम्यता को समायोजित करना है, ये एक विद्वान ही बता सकता है। और उस विद्वता के कारण से तो ये शिक्षा के द्वारा ही तो आप देखते हैं कि नेता लोग अपने झांसे में लेकर के और 5 साल मौज करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को शिक्षा के द्वारा ही समझा जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो एक व्यक्ति के होते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप हो सकता है उतना ज़्यादा ना जान पाएँ, लेकिन फिर भी आप इसको जानना चाहिए, मौलिक अधिकार अपने, कि हमारा क्या अधिकार है भारत देश में। अगर रह रहे हैं आप नागरिक है भारत देश के, तो आपको क्या क्या अधिकार संविधान देता है भारत का, उसको जानिए, और क्या क्या कर्तव्य होते हैं उसको भी जानिए। ठीक, क्योंकि बिना कर्तव्य के आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका घर हो चाहे आपका देश हो। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSP, जिसको आप जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं उसको। चूँकि ये राज्य जो होता है, राज्य का यानी कि देश का यह कर्तव्य होता है कि कंट्री का यह कर्तव्य होता है कि वह क्या करे, अपनी जनता को कल्याणकारी बनाने हेतु तमाम सारे नियम समय समय पर लाते रहे और आगे बढ़ाए अपने देश को। ये नियम होता है, तो इसको भी जानना पड़ेगा। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है दी गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की तो भारतीय संविधान में भाग 3 आपको मिलेगा, लगभग 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद आप देख लीजिएगा। इसमें संविधान में आपको मौलिक कर्तव्यों मतलब मौलिक अधिकारों से परिचित करवाया गया है, और 36 से लेकर के 51 तक आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों से परिचित करवाया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी मौलिक कर्तव्य, इनकी बात की तो अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद भाग 4 का में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के, तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको। और लास्ट इकाई आपकी है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यानी कि जो शिक्षा के जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य हैं उसको देखेंगे, किस प्रकार से इकोनॉमी के क्षेत्र में शिक्षा का दबदबा रहा, और शिक्षा के द्वारा ही इकोनॉमिक क्षेत्र आजकल बढ़ रहा है। लगातार औद्योगिकता यानी कि औद्योगिक समाज लगातार बढ़ रहा है, लगातार अलग अलग जो है किस्म के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, लगातार उद्योगों का विकास हो रहा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है एजुकेशन एज डेवलपमेंट जो है इंडिकेटर्स, यानी कि शिक्षा विकास संकेतक के रूप में एजुकेशन शिक्षा एक प्रकार से क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट में इंडिकेट करता है, डेवलपमेंट में क्या करता है, संकेत का काम करता है। शिक्षा किसके डेवलपमेंट में, एजुकेशन के मतलब उसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य मतलब कि अर्थतंत्र के विकास में या आर्थिक चीज़ों के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आप आगे आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं। ठीक, आजकल लोग नौकरी के पीछे इसलिए तो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिले। मध्य वर्ग क्यों परेशान है आज, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो चाह रहा है कि नौकरी करके देश सेवा नहीं करें, पैसा कमाए, क्योंकि जब उसके पेट में जब कुछ रहेगा तभी वो देश सेवा कर पाएगा। जब भूखा मरेगा बेचारा तो देश सेवा कैसे करेगा। इसीलिए नौकरी आज वो चाह रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो आज जो है लोअर जो मिडिल वर्ग है, जो मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय जो प्राणी हैं भारत के, खास करके बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, खास करके नौकरी के लिए, ताकि अपने माँ बाप का, अपने परिवारजनों का और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें, और नाम रोशन के साथ साथ अपना परिवार चला सकें। आजकल तो शादी भी रुक जा रही है कि सरकारी नौकरी है तो जो तुरंत जो है 4 चक्का और ये सब मिलने लगता है, दहेज में भी 4 लोग और आ जाते हैं कि भैया सदिया करोगे लड़कवा का। इस प्रकार से क्रेज बढ़ा है सरकारी नौकरी का। तो ये सब होते हैं, और इसका कारण क्या है, शिक्षा अगर आपके पास है ज़बरदस्त तरीके से तो आप नौकरी ले लेंगे बिल्कुल। अगला पॉइंट है आपका एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लोग समझ सकेंगे। यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इनसे जो कचरे निकल रहे हैं, कोई कचरे को नदी में फेंक दे रहा है, कोई कचरा जो धुआं निकल रहा चिमनियों से, उनसे वातावरण यानी कि वायु प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा जो है नॉइस जो है प्रदूषण हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि आप देखते हैं जो है लगातार जो गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर कार चलते हैं रोड पर, तो उनसे आप देखते हैं लगातार क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी नॉइस पोल्यूशन जिसको कहते हैं।
और तमाम प्रकार के और मोबाइल फ़ोन और टावर्स लगातार बढ़ रहे हैं। और इनके कारण से क्या हो रहा है, इनके कारण से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, जो रेडियो धर्मिता या फिर जो तरंगे होती हैं, खास करके इनकी तरंगे उत्पन्न होती हैं, इससे तमाम सारी पक्षियाँ मर रही हैं। एक मूवी आप देखिएगा, अक्षय कुमार की मूवी और रजनीकांत की है रोबोट 2.0, उसमें आप देखेंगे तो इसी पर मूवी बनाई गई थी, खास करके जो ये सब हो रहा है। ठीक, तो पक्षियाँ बहुत सारी मर रही हैं और इसका कारण क्या बताया था कि जो टावर बड़े बड़े लगते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उनके कारण से। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर हो, सभी से आजकल जो है पॉल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो इस पॉल्यूशन को रोकते हुए आप इंडस्ट्री स्थापित करें। सतत विकास का यही मतलब होता है कि आप जो है जो प्रदूषण है उसको ध्यान में रख करके कि प्रदूषण ना हो हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे उद्योगों के द्वारा प्रदूषण कम से कम फैले, इसको ध्यान में रखते हुए तब आप फैक्ट्री स्थापित करें, तब आप कुछ करें। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद में यूएन जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर्सेस VS सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोनों को यूएन जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है इसका और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यानी कि जो है जो संयुक्त राष्ट्र जो सहस्ताब्दी का विकास है उसके बारे में, और लक्ष्य बनाम मतलब कि जो एक प्रकार से सतत विकास लक्ष्य होता है, इसको दोनों का हम जो है क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और दोनों को समझेंगे कि दोनों एक दूसरे पर किस प्रकार से भारी होते हैं कभी, और कभी किस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर जो है समानात्मक विचारधारा अपनाते हैं, दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को जाना, विस्तार से समझा, और लगभग ये 35 मिनट जो आपने हमारे साथ दिया उसमें आपने बहुत ज़्यादा जानकारी अर्जित कर ली। पूरा का पूरा सिलेबस आपने लगभग एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया और आपका मोटिवेशन लेवल जो है जो 0 पे था लगभग 10 पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। मेरे हिसाब से अगर आप 5 पॉइंट तक भी पहुंच जा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है, इन तमाम पहलुओं पर आज मैंने चर्चा करी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि और भी आप जैसे छात्र हैं अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ सके, सिलेबस को पढ़ सके, सिलेबस के उद्देश्य को जान सके और सिलेबस के माध्यम से आपको पढ़ाई कैसे कैसे करनी है उस टेक्निक को समझ सके और जान सके, पहचान सके अपने आप को और बीए को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और आपका प्रैक्टिकल वाला भी जो है यहीं पर है, प्रैक्टिकल भी आपका इसमें 3rd सेमेस्टर में होना है। आप यहाँ पर सिलेबस इसका देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ बुक रिव्यू, इंट्रोडक्शन एंड द डिस्कशन ऑफ द बुक्स written by M.K. Gandhi, Swami Vivekanand and B.R. Ambedkar, introduction and the discussion of the books written by Rousseau and Davy। तो ये जो आपके 3rd इकाई के आसपास हैं उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर देखिए, यही टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स है जिनसे आपके प्रैक्टिकल होंगे। कॉलेज का टॉपिक्स है, कॉलेज वाले बता देंगे, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।